Assalamu alaikum and welcome to the first episode of our Doctor Talk series by Bima. Today we have with us Miss Mariam Faiz, who is a mental health specialist here with us. She's been working in this field for the last 11 years, and the topic that we're going to discuss with her today is related to stress. Assalamu alaikum, Miss Mariam. Thank you so much for joining us. So let's just start off with our first question. What basically is stress? Stress is basically, we define stress as any change. There is emotional, behavioral, physical. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी गोल अचीविंग या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में हर्डल प्रूव हो, वो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, इसके डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं. स्ट्रेस कैन बी हेल्दी, स्ट्रेस कैन बी लीथल और स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल. इसको हमने डिफाइन करना है कि स्ट्रेस हमें किस तरफ लेके जा सकता है. बेसिकली इट्स अ स्टेट जिसके अंदर आप कोई भी चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली मिस मरियम, इसका इमोशनल या फिजिकल सिम्टम्स हमें किस तरह नजर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम मिस यूज़ करते हैं. हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी जो लोग आते हैं जैसे कि मुझे बड़ा सख्त डिप्रेशन हो रहा है सुबह से, तो डिप्रेशन बेसिकली ये सबकी अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक इलनेस है, साइकाइट्रिक इलनेस है जिसका एक क्लियरली डायग्नोसिस है. स्ट्रेस जो है वो एक कांस्टेंट फेज है और टेंशन जो है वो आपका एक क्विक रिस्पांस है किसी भी चीज़ को लेके. अब कोई भी रिस्पांस, आपकी दो तरह की इन्वायरमेंट्स होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन योर सेल्फ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपके किसी भी तरह के फैक्टर्स जो आउटसाइड योर बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ऑल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इन दोनों में जब इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो स्ट्रेस क्रिएट होता है. इमोशनल आपने क्वेश्चन पूछा, इमोशनल कंटेंट में मिसाल के तौर पे सडन मूड स्विंग्स, चेंजेस, आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आपके रिस्पॉन्सेज इनअप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाते हैं एंड यू डोंट नो द रीज़न कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है. एक तो ये रीज़न है. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ऑब्वियसली जब एक चीज़ आपकी ट्रिगर करके एक्सीड करती है तो इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर यू. आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज उसमें फिर काम नहीं आ रही होती. सेकेंडली बिहेवियर एलिमेंट इसका ज़रूरी होता है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, आपके बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं. यू डोंट फील एक्साइटेड, यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, बिहेवियर्स आपके शो करते हैं. इसी तरह आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं. फिजिकल सिम्टम्स में कुछ लोगों को भूख नहीं लगती स्ट्रेस में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एंगर इश्यूज. तो ये मल्टीपल इसका बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या हुआ? देखिए, मैंने भी जैसे पहले बात की कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले द मेजर रोल. रिसर्च इज डिफरेंट. अगर आप उठा के देखें तो 65% बिहेवियर्स जो हैं वो आपके अडेप्टिव होते हैं, 35% बिहेवियर्स आर जेनेटिक. अब आपने 65% बिहेवियर शो करने हैं जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं. आपकी कांस्टेंट इन्वायरमेंट, जैसे एक मिसाल के तौर पे किसी इंसान की जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब वो उसी जगह पे उसका जाना भी ज़रूरी है, उसको एट द एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलनी है, लेकिन उससे वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस की में रहेगा. वो जाने में भी लेट होगा, सो वो ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा, लेट अराइवल्स हैं. इसी तरह घर के अंदर होम एनवायरनमेंट, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, प्रेशर्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको आप स्ट्रेस कैन लीड्स टू डिप्रेशन. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. इसमें यूं हो सकता है कि मर्द हजरात जो है स्ट्रेस के लिए ज़्यादा सक्सेप्टेबल है या फिर ये ख़वातीन में ज़्यादा चीज़ होती है? देखिए, आप रेशियो यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट वे. रिसर्चेज इसके ऊपर हैं, बिल्कुल मौजूद हैं. लेकिन आप स्ट्रेस जो है, देखें, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी मेजर दो टाइप्स हैं. एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डी स्ट्रेस. डी स्ट्रेस टेक्स यू टू डिजास्टर. ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटीज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम्स. यू स्ट्रेस आपको ऑन द गो रखता है, ऑन द ट्रैक. आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको मोटिवेट करता है कि हाँ जी, एग्ज़ाम देना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, जिसमें आपकी हर्डल नहीं बनती चीज़ें. अब जहाँ तक ये बात है मर्द हजरात, और देखिए हमारी सोसाइटी में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है. बिल्कुल ठीक. अब मेल्स का ये है कि दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव. देखा जाए तो फीमेल्स जो हैं वो, हमारा यहाँ पे फीमेल्स के अंदर इमोशनैलिटी और उनका इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. तो आप ये कह सकते हैं कि मेल्स हु आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, जिनका सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, वो वुलनरेबल ज़्यादा है. फीमेल्स जो हैं उनकी अपनी डोमेन्स हैं,
तो आप ये कह सकते हैं कि 2:1, यानी कि क्योंकि जो जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जितना ज़्यादा इमोशनल है, वल्नरेबिलिटी उसकी भी ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मर्दों में एक स्पेसिफिक क्लास में ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा, ये उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। Okay. So, usually in your practice, how do you see people managing their stress? अच्छा, आप बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपको खुद भी स्ट्रेस होता होगा, हमें भी होता है, बाहर भी आप लोगों को देखते हैं, उनको भी होता है। हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स रखे हैं, बट दे आर अनहेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। मिसाल के तौर पे बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं कि किसी चीज़ को निकालने के लिए। बट आप जिस भी हार्मफुल चीज़ को यूज़ करते हैं, एक हार्मफुल चीज़ को निकालने के लिए आप एक्चुअली इसको इंड्यूस कर रहे होते हैं ज़्यादा। लोग किस तरह कोप करते हैं, रो लिया, कोई एंटी सोशल बिहेवियर शो कर लिए, एंगर आउटबर्स्ट मोस्टली, ठीक है, सो लिया, फ्रीक्वेंट लीव्स फ्रॉम द वर्क, और अवॉइडेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट दे आर ऑल अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनका एग्रीवेट करता है। इफ दीज आर अनहेल्दी मेथड्स, तो हेल्दी मेथड्स हमारे लिए क्या होंगे? हेल्दी मेथड्स देखिए, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं तो उसके तो प्रॉपर हम फिर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, उनको हम थेरेपीज देते हैं डिफरेंट बिहेवियरल फैक्टर को डील करने के लिए, इमोशनल फैक्टर को डील करने के लिए, थिंकिंग को बेहतर करने के लिए थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं जिसमें पूरा प्लान आउट करके पेशेंट को हेल्प या क्लाइंट को हेल्प किया जाता है। And this varies from person to person. Exactly. Okay. देखिए, there is a difference between counseling and therapy. Counseling is a process जिसमें आप interactive session करते हैं और पेशेंट के साथ मिलके, क्लाइंट के साथ मिलके। काउंसलिंग में हम क्लाइंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम पेशेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो कोई भी जो भी स्ट्रेस में है वो बिल्कुल ये ना समझे कि वो एक पेशेंट है, वो एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग है जो कि अपना हैंडल कर सकता है। तो उसमें हम ये है कि हेल्दी वे में ये है कि आपका सपोर्ट ग्रुप हो, आपका एक्सप्रेसिव आपको होना चाहिए, अगर नहीं होना आपको आता तो आपको सीख लेना चाहिए, और शेयरिंग की हैबिट हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, स्लीप पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं इसको डील करने के लिए। सही है। सो स्मॉल थिंग्स बट दे डू मेक अ डिफरेंस। ठीक है। सो अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन ओवरलैप विद योर स्ट्रेस सिम्पटम्स एज वेल? देखिए, मैंने अभी बात की कि स्ट्रेस कैन लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं, हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन फिनोमेना है जो लोग यूज़ करते हैं, ब्रश अंडर द कारपेट। प्रॉब्लम्स हैं बट यू ब्रश देम अवे, आप उसको क्या कहना चाहिए, फेस नहीं करते जी। तो उससे होता है कि वो पाइल अप होना शुरू हो जाता है, फिर उसका एक वॉल्केनो ही पड़ता है। और आप एक कांस्टेंट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह के आपके फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, आपके जितने बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप देखते हैं अक्सर लोग जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं स्टमक इन्फेक्शन के साथ, स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ, कि खाना हजम नहीं हो रहा, अजीब से मसाइल हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के साथ, दैट कैन ऑल लीड्स टुवर्ड्स स्ट्रेस ना, कि स्ट्रेस की वजह से हैं। अब ये चीज़ अगर वो कॉन्स्टेंटली हैं और एक चीज़ वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो इवेंचुअली वो डिप्रेशन की क्राइटेरिया की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो मी एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ज़्यादा उसने मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ा, हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस? देखिए, डिप्रेशन जो है वो मैंने भी जैसे बताया कि ये एक साइकाइट्रिक इलनेस है, और आने वाले दिनों में ये दुनिया की टॉप जो डिजीजेज हैं या इलनेसेस हैं उनमें से एक होगा, बल्कि शायद है भी, क्योंकि ये कॉमनली रिपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को ये देखना है कि उसको बुखार है या नहीं, जो ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98-99, उससे एक्सीड कर रहा है तो आप उसको कहते हैं जी फीवर है, आप उसकी फीवर की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक नॉर्मेलिटी से डिसफंक्शनैलिटी आना शुरू हो जाए तो हम उसको लेके जाते हैं। कोई भी आपका लाइफ पैटर्न है ना, वो 4 एरियाज में मूव करता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बिल्कुल ठीक। अब जब आपकी इन चारों एरियाज में डिसफंक्शनैलिटी आना स्टार्ट हो गई, भूख नहीं लग रही, वेट लॉस बहुत रैपिड वेट लॉस हो रहा है, लैक ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सुसाइडल आइडिएशन, नेगेटिव थॉट्स, और पेशेंट सिर्फ बेड के ऊपर ही पड़ा है, उसकी जो मोटिवेशन टुवर्ड्स लाइफ है वो बिल्कुल आप कह लें कि ड्रेन आउट हो गई, तो उसको हम डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे रूल आउट करेंगे, क्योंकि वो डिसफंक्शनैलिटी की पीक पे चला गया। ठीक है। अब स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस के जो लोग हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस किसी को भी है, स्टूडेंट्स को है, ऑफिशियल्स को है, हाउसवाइफ्स को है, बच्चों को है, और उसको अगर आप रूल आउट करना बहुत आसान है, आप उनकी डेली फंक्शनिंग देख लें।
ठीक है। उसकी वजह से हम देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग डिप्रेशन में वो काम पे नहीं जाते। लोग किसी ना किसी तरह दे आर ऑन द गो, फंक्शनल होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कोप करने की, बट एक स्टेज ऐसी आती है जैसे लास्ट मिनिमम 2 वीक्स या मैक्सिमम 2 मंथ्स से एक ही पैटर्न है अगर एक बंदे का, तो उसको हम डिप्रेशन के लाइंस के ऊपर लेके जाएंगे। ये डिफरेंशिएशन है। सो अब हमारी जिस तरह सोसाइटी में इस टॉपिक को, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते एंड इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, ठीक है। सो इन योर एक्सपीरियंस why is it basically a taboo and how do I basically seek help, मतलब where do I go, what do I do, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये बहुत कोई गलत चीज़ है, सो एक तो इसको कैसे फाइट करना है, और अगर मैं इसको ओवरकम कर लेता हूँ देन व्हाट शुड आई डू, वेयर डू आई गो। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम सबकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम लोग वीक दिखना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि अच्छा फिजिकल प्रॉब्लम है, वो चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, जाते हैं, जाके चेकअप्स कराए। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे अगर कोई कट है, वूंड है ऐसा जिसको स्टिचेस रिक्वायर्ड है, जिसको सर्जरी रिक्वायर्ड है, आप उसके ऊपर सनी प्लास लगा के काम नहीं चला सकते। इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स क्योंकि नज़र नहीं आती, इसलिए लोग इसको ऑनर नहीं करते, इसको ओन नहीं करते, उनको लगता है ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जस्ट बिकॉज कि मेरे फादर बहुत अच्छा अपनी प्रॉब्लम्स को कोप कर लेते हैं, दैट डजंट मीन कि मैं भी कोप कर सकती हूँ। लोगों के ये मिथ्स होते हैं कि जी कोई बात नहीं हो जाएगा, बट ये जो कोई बात नहीं हो जाएगा, ये आप उसको इग्नाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो आप ये देखें कि आपकी कॉमन सेंस हर जगह पे काम नहीं आती। आप देख रहे हैं हफ्ता हो गया आप एक प्रॉब्लम का शिकार हैं, 2 हफ्ते हो गए, आपने अपने पूरे फ़ोन बुक के अंदर अपने पूरे दोस्तों के नंबर्स आपने देख लिए, बट नोबडी इज़ अवेलेबल फॉर यू, नोबडी इज़ रेडी टू लिसन टू यू कि जी क्या इश्यूज़ हैं। हमारी सोसाइटी में आपने देखा भी होगा कि अगर आप उदास हैं किसी बात पे, अपसेट हैं, लोग आपको आपका एक्चुअल टाइम भी नहीं लेने देते। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है कुछ नहीं होता, आ जाओ। आपके दोस्त आपसे नाराज़ हो जाते हैं अगर आप उनको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ना दें। तो जो नेचुरल हीलिंग टाइम है ना, हमें वो भी नहीं मिलता। जैसे नेचुरल ब्रीवमेंट का जो टाइम है, ब्रीवमेंट है आपके लॉस के ऊपर, जो ग्रीफ का जो आपका प्रोसेस, दैट इज़ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपकी नेचुरल रिकवरी है। बट अगर आप एक बंदे को प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि नहीं वो नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए उसकी क्या मेंटल स्टेट है कोई भी आम बंदा नहीं जान सकता। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर रही हो, सबसे पहले तो आप अपने सपोर्ट ग्रुप में डिस्कस करें। आपके ऐसे दोस्त जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, मियाँ बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, whoever you're basically comfortable with, एग्जैक्टली जो आपका कंफर्ट जोन है, आप उनसे बात करें। इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल या वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हेल्प, तो आप भी ये देखें कि मैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स और ब्लॉग्स लोग लिखते हैं, उसके अंदर ये है कि आप जाके रैंडम आइडेंटिटी से, अपनी आईडी से भी आप वहाँ जाके क्वेश्चंस करके हेल्प ले सकते हैं, पूल जनरेट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आप यूज़ कर सकते, तो आप ये देखें कि आपके प्रेमिसेस के अंदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज कहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते, आप ये देखें कि आपके फ़ोन के ऊपर या जिस तरह हमारा बीमा है कि वो किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर सकता है इसके अंदर, तो आप उनको देख सकते हैं। एक डिफ्रेंसिएशन जो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, सबको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट जो हैं उनका वो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने FCPS किया हुआ होता है, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं साइकाइट्री में, दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर जस्ट MSc साइकोलॉजिस्ट, दे आर नॉट एलिजिबल टू प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, दे कैन जस्ट टू काउंसलिंग। ठीक है, वो आपको थेरेपी नहीं दे सकते अनटिल अनलेस उनके पास कोई मेजर डिग्री हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैव द क्लिनिकल डिग्री, जिसके अंदर वो क्लिनिकल पेशेंट, क्लिनिकल से मुराद ये होती है ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है, थेरेपी की। तो आप ये, और क्लिनिकल थेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपने आपको कोई भी अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ बताए तो आप उनकी दवाइयों को प्लीज़ मत लें। ये एज अ थेरेपिस्ट मेरा एक सजेशन है। उसका रीज़न ये, ऑल्दो हमने पढ़ा है, हमें पढ़ाया है फार्माकोलॉजी, वी नो एवरीथिंग, बट वी आर नॉट ऑथराइज्ड कि हम किसी पेशेंट को कुछ मेडिसिन दें। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपका सेवेरिटी लेवल ये है कि आप थेरेपिस्ट को ही देखें, गो एंड सीक हेल्प। आपका थेरेपिस्ट आपको डिसाइड करके बता देगा कि आपको कहाँ पे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। सही। तो वी वर्क एज अ टीम, इस तरह आप कर सकते हैं। सो आपने जिस तरह अभी बीमा की इसमें बात की थी, सो व्हाट रोल बीमा प्लेज इन दिस, मतलब व्हाट कैन वी डू
to help people with this problem? ओके, आपने अभी शुरू में टैबू की बात की थी जी. लोगों के लिए साइकाइट्रिक क्लिनिक्स पे जाना, हॉस्पिटल सेक्टर में जाना इज़ अ बिग थिंग. मेरे 11 इयर्स प्रैक्टिस के अंदर मैंने जो चीज़ विटनेस की है वो ये विटनेस की है कि लोग अगर क्लिनिक पे आ रहे होते हैं ना, तो उनका होता है कि हमें लेट नाइट मिल जाए और वेटिंग एरिया में लोग ना बैठे हों, और अगर कोई इस तरह का है कि मेरे किसी दोस्त ने ना मुझे देख ले, और लोग अमूमन गलत आइडेंटिटीज़ के साथ भी आते हैं क्योंकि इट्स टैबू. लोगों को लगता है कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के जा रहे हैं तो लोग हमारी मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन करेंगे, और क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबल बहुत ज़्यादा जल्दी किया जाता है. They would think that we're not capable of things. कि हम आप थेरेपिस्ट कुछ के पास अब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लोग समझते हैं पागल है. सबसे पहली बात है कि जो टर्मिनोलॉजी है पागल की, ये एक बहुत ही अनएथिकल और रूड टर्म है. इसको अवॉइड करना चाहिए. हम लोग कभी भी क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को पागल का वर्ड नहीं देते, क्रेजी, इनसेन नहीं कहते. हम लोग पर्सन विद अ प्रॉब्लम के XYZ उसका नाम डिप्रेशन के साथ है, आप ताकि उसकी आइडेंटिटी और उसको अलग रखें. तो इस वजह से भी लोग नहीं आते. अब बीमा का ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो लोग नहीं जा सकते, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके नहीं पता, वो अपने घर पे बैठ के स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस ले सकते हैं. और जैसे अगर कोई सुसाइडल पेशेंट है, कोई ऐसा ट्रॉमा से गुजर रहा है, PTSD है, या कोई खुदा न ख्वास्ता मेजर घर में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, कोप नहीं कर पा रहा, तो पहले बजाय इसके कि वो खुद से स्टेप उठाए, कोई लीथल स्टेप, वो बीमा को कांटेक्ट कर सकता है. वो अपनी सब्सक्रिप्शन लेके अपने स्पेशलिस्ट से बात कर सकता है, उसका एक थेरेपिस्ट उसको अवेलेबल हो के उसको हेल्प आउट कर सकता है. तो बीमा जो है, समझे कि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के अंदर जा रहा है ना, कि वो लोगों को उस लेवल पे जाके भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे लोगों का एक्सेस नहीं है. और मेरा ख्याल से कि बहुत रिमार्केबल चेंज है. अगर इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा. प्लस जिस तरह हमारी सोसाइटी में पीपल बेसिकली डोंट वांट टू शो देयर फेस, ठीक है, कि मुझे कोई देख ना ले अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जा रहा हूँ. सो हमें ये एक बहुत बेहतर एक फ़ायदा मिलता है दैट थ्रू द कंफर्ट ऑफ आवर रूम हम जो है विदाउट अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, विदाउट अपना फेस दिखाए हुए, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनसे हेल्प सीख कर बिल्कुल सकते ऐसा हैं. ही. चलें, थैंक यू सो मच मिस मरियम, दिस वाज सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आई बिलीव कि ये हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.